So, hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting your time, start our new topic of business studies. So, ये क्या है, इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का न्यू टॉपिक है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेजेस स्टार्ट कर रहे हैं. सो एडवांटेजेस क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? सिस्टमैटिक वर्किंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक वर्किंग. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि सारी चीज़ें क्रिएट की जाती थी इंटेंशनली. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ काम के लिए होता था कि हाँ सारे लोग फोकस करें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. तो सिस्टमैटिक वर्किंग होता था बिकॉज ऑल वन आर फोकस इन ऑब्जेक्टिव कि अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो. सो सिस्टमैटिक वर्किंग होता था. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्या था? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Through formal organization we can achieve our organizational structure या organizational objective. क्योंकि सिस्टमैटिक वर्किंग होगा, सबको पता होता है अपना काम. ओके तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश की क्यों ही किया जाता था? ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को या प्री डिटरमाइंड गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. नेक्स्ट क्या है? नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारी चीजें सिस्टमैटिक वर्किंग से चलेगी. अचीवमेंट होगा बिकॉज जब सिस्टमैटिक वर्किंग से चलेगी तो हम लोग कोई भी चीज ओवरलैप कर ही नहीं सकती क्योंकि सबको पता है कि उसका काम क्या है. सारे काम को डिवाइड कर दिया जाता है पर्सन के स्किल्स के अकॉर्डिंग. ओके तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्क सिस्टमैटिकली वर्क करता है. डिवाइड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स में लोगों को डिवाइड करके रखता है. उनके काम को, उनके डिपार्टमेंट्स को, एम्प्लॉयज को डिवाइड करके रखते हैं. सो देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. ना ही यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, ना ही ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होगा. कोऑर्डिनेशन होगा. कैसे? जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि किसका क्या काम है, सारे जॉब्स अकॉर्डिंग टू द स्किल्स डिवाइड है, तो सबको पता है कि किसका क्या काम है. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट क्या होगा उसका? कोऑर्डिनेटिंग में होगा. ओके जितनी भी एक्टिविटीज हैं डिपार्टमेंट में वो कोऑर्डिनेट होके चलेंगी. देन क्या है? क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ डिमांड. क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. इसमें पता रहता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइंड किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा या कौन किसको पावर देगा, किसके पास पावर होगी, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हायर करेगा. ओके तो सबको पता रहता है कि कौन किसको ऑर्डर देगा और किसको वो ऑर्डर मानना है, किसको वो ऑर्डर फॉलो करना है. तो क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ डिमांड हो जाएगा. देन क्या है कि मोर एम्फेसिस ऑन वर्क. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशंस. ये ज्यादातर वर्क पे ध्यान देते हैं ना कि इंटरपर्सनल रिलेशन पे. तो आगे बढ़ते हैं. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. डिले इन एक्शन. जब कोई भी चीज चलेगी आपकी चेन से, ओके चेन ऑफ डिमांड से, तो वहां पे डिले होगा. ओके जब भी कोई चीज चेन से चलेगी कि हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनसे बात करना है देन इनसे, तो उसमें चेन रहेगा तो उसमें डिले ऑफ वर्क होगा. ओके इग्नोर हो जाएगा क्या? सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज के सोशल नीड्स भी इग्नोर हो जाएंगे. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कभी भी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता है ऑफ एम्प्लॉयज विच में लीड टू डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हो जाएंगे वो डीमोटिवेट हो जाएंगे. देन क्या है? एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली. सिर्फ उनको वर्क पे ही काम करना होता है, कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं बनाना होता है, कोई भी ह्यूमन रिलेशन, कोई भी टैलेंट, ये सारी चीजें इग्नोर हो जाती हैं. बिकॉज जितना उनको कहा जाएगा उतना ही वो करेंगे, जितना उनको ऑर्डर मिलेगा उतना ही वो उसे फॉलो करेंगे. वहां पे उनका ह्यूमन रिलेशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट्स, ये सारी चीजें इग्नोर की जाती हैं, नेग्लेक्ट कर दी जाती हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल आर असाइंड वेरियस जॉब पोजीशंस व्हाइल वर्किंग एट दोज जॉब्स. द इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर. फॉर्मल में क्या होता था? सिर्फ हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं बनाते थे, बट इसमें क्या है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, हमारी सोशल नीड्स फुलफिल होंगी. ओके हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं,
मतलब सोशल नीड्स फ्रेंडली ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। दिस इज नेटवर्क ऑफ सोशल फ्रेंडली ग्रुप्स, और ये सोशल फ्रेंडली ग्रुप्स का नेटवर्क है जो कि फॉर्म की जाता है अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, उसे इंटेंशनली नहीं क्रिएट करना पड़ता है, वो खुद से ही क्रिएट हो जाता है। एंड द मेन पर्पस इसका क्या रहता है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पाना। थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन अचीव साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स बनाएंगे, जितने भी हम लोग काम करेंगे उस वर्क को इंसान काम करते करते थक जाता है, उस चीज को कम करने के लिए इंसान फ्रेंड बनाता है। तो फ्रेंड रहेंगे तो वहां पे हम लोग थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। तो वहां पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या होगा, क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली, प्लस इसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जाता है। फीचर क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल ये विथआउट एनी एफर्ट ही क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एम्प्लॉयज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, क्यों? ताकि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो किसको? एम्प्लॉय को। थर्ड क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कोई भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पाथ नहीं फॉलो करता है। ओके, ये क्या है? अथॉरिटी कम्युनिकेशन का पाथ नहीं फॉलो करता है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तीनों मिला के चलनी पड़ती थी, बट इसमें यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी या कम्युनिकेशन का ऐसा कोई भी पाथ फॉलो नहीं करना पड़ता है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो सोर्स होगा इन्फॉर्मेशन का वो कोई भी किसी भी पर्सन जाके कह सकता है। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड होगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। एडवांटेजेस क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? फास्ट कम्युनिकेशन होगा, कोई भी स्केलर चेन को फॉलो करना नहीं पड़ता है, फास्टर स्प्रेड हो जाएगा। ओके, फुलफिल होगा सोशल नीड्स, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो मोटिवेट होंगे, उतने उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी, उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उनके सोशल नीड्स पूरे होंगे। करेक्ट फीडबैक मिलेगा टाइम पे क्योंकि थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज ऑन वेरियस पॉलिसीज प्लान्स। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? स्प्रेड रूमरस, मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशंस होंगी वो मिसलीड हो जाएंगी। ओके, नो सिस्टमैटिक वर्किंग, कोई भी सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है? मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देम इन ऑर्गेनाइजेशन। मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू सेटिस्फैक्शन। जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे देगा? सेटिस्फैक्शन पे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। डेलीगेशन क्या होता है? अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को लॉट ऑफ वर्क असाइंड किए जाते हैं, लेकिन मैनेजर उस एक ही काम को अकेले नहीं कर पाएगा, उतने सारे काम को वो अकेले नहीं कर पाएगा, तो उन कामों को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, वर्किंग अंडर हिम अकॉर्डिंग टू देयर, उनके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। ओके, जो मैनेजर होंगे बिगिंस विद शेयरिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेंगे विद हिज अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। ही डेलिबरेटली पासेस सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिज सबऑर्डिनेट्स, और ये सारे लोग डेलिबरेटली पास करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको? अपने सबऑर्डिनेट को। आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैनेजर होंगे वो शेयर करेंगे कुछ अथॉरिटी उनके हाथ में। ओके, जिसको कहेंगे हम लोग क्या? पावर। वो कुछ पावर शेयर करेंगे या कुछ अथॉरिटी शेयर करेंगे जिससे कि वो डिसीजंस ले सके।
with his subordinates so that the responsibility can be carried on properly. To make sure that his subordinates perform all the work effectively and efficiently in the expected manner, the manager create कर देता है क्या, accountability. और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेलीगेशन. ओके, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन क्या क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल. ये इंक्लूड करता है सारे फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज को टू बी परफॉर्म, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं हर एक एम्प्लॉय के थ्रू. जो प्रोसेस होगा डेलीगेशन का बिगिंस व्हेन मैनेजर पासेस ऑन सम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट. जब कोई भी मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास करेगा दूसरे सबऑर्डिनेट को, जिसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की गई, उसे दी गई. फीचर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी का. रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होता है कि उनको पूरा करना है तो करना है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ये कर्तव्य है कि उनको करना है तो करना है. एक ड्यूटी असाइन की जाती है कि ताकि वो प्रॉपरली हो सके. ये अराइज होता है सुपीरियर से. सबऑर्डिनेट रिलेशन, बिकॉज सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी. सबऑर्डिनेट बाउंड होता है कि वो ड्यूटी परफॉर्म करे जो कि उसके थ्रू असाइंड हो जाती होती है. किसके थ्रू, सुपीरियर के थ्रू. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फ्लो करता है अपवर्ड. यह हमेशा अपवर्ड की तरफ फ्लो करता है क्योंकि सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर. अथॉरिटी क्या होती है, तो अथॉरिटी मीन्स होती है पावर. अथॉरिटी मीन्स होती है पावर. पावर टू टेक डिसीजंस, टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने के लिए हर एक एम्प्लॉय को नीड होती है अथॉरिटी की, पावर की. सो व्हेन मैनेजर आर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई मैनेजर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर रहा है सबऑर्डिनेट को, तो उनको अथॉरिटी भी पास करनी होगी अपने सबऑर्डिनेट को. द डेलीगेटिंग अथॉरिटी इज द सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. फीचर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी अराइज होता है ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल पोजीशन से. ओके, कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने अथॉरिटी को पास करेगा. अथॉरिटी रेफर करता है राइट टू टेक डिसीजंस ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशन. Authority determines superior subordinate relationship. Authority restricted by law, rules and regulations of the organization. Next क्या है, accountability. To make sure that the employees or subordinates perform their responsibilities in their expected manner. हर एक subordinate और सारे employees या subordinate अपनी अपनी responsibilities एक expected manner में perform कर रहे हैं. वो क्या क्रिएट करता है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है. अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क. कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो वो उस चीज का आंसरेबल होंगे सबऑर्डिनेट. क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी एक थर्ड और फाइनल स्टेप होता है डेलीगेशन प्रोसेस का. और ये अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड फॉर डेलीगेटेड. और ये अकाउंटेबिलिटी कभी भी पास्ड या डेलीगेटेड नहीं होती है. फीचर क्या है इसका, अकाउंटेबिलिटी रेफर करता है आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट. फाइनल आउटपुट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कुछ गलत हो गया, तो वो उस फाइनल आउटपुट के आंसरेबल होता है. इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड. ये कभी नहीं डेलीगेट होता है ना ही पास्ड होता है. इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड. कोई भी वर्क कंप्लीट होता है तो उस चीज के रेगुलर फीडबैक पे चलता है. हर रेगुलर फीडबैक चाहिए. ये फ्लो करता है हमेशा अपवर्ड साइड. अपवर्ड साइड ये फ्लो करेगा. सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर. इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन का, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है. क्योंकि जब डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर्स पास करता है अपना रूटीन वर्क टू दी सबऑर्डिनेट को, सो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स. तो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट चलता है. एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एज ए रिजल्ट देखा जाए तो जो डेलीगेशन एम्प्लॉयज टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट्स. जो डेलीगेशन के थ्रू एम्प्लॉयज को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अपने टैलेंट्स को क्या करे, वो यूटिलाइज करे. इट अलाउज देम टू डेवलप दोज स्किल्स विच हेल्प देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क. ये अलाउ करता है या हेल्प करता है डेवलप करने के लिए न्यू स्किल, ताकि वो न्यू जॉब को या न्यू उनको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स टास्क को. देन क्या है, मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज. क्योंकि जब किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो मैनेजर क्या होगा, एक
सॉरी कोई भी एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी जाएगी, शेयर की जाएगी, तो वो सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा। उनके अंदर क्या कौन सी फीलिंग आएंगी, बिलोंगनेस की फीलिंग आएगी, ट्रस्ट आएगा, जो कि विच इज शोन टू देम बाय देयर सुपीरियर्स। फैसिलिटेट होगा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। इस प्रोसेस में डेलीगेशन में द मैनेजर्स आर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स, दे कीप इन माइंड क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट्स। जब कोई भी मैनेजर या सुपीरियर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डेलीगेट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखता है, उसका क्वालिफिकेशन देखता है, कैपेबल है कि नहीं वो इंसान उस अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए, उस चीज को देखता है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन स्टैब्लिश होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पे, विच इज बेस्ड फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजर्स। जो एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स डिसाइड हु विल रिपोर्ट टू वूम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करेगा। द पावर एट ईच जॉब पोजिशन फॉर्म्स द मैनेजमेंट हायरार्की से चलता है। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। दिस सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क गिव्स क्लियर पिक्चर्स ऑफ वर्क टू एवरीवन, क्योंकि कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं रहेगा, क्योंकि वर्क डिवाइड हो गया रहेगा। क्लैरिटी ऑफ जॉब रहेगा। रिड्यूस हो जाएगा वर्कलोड मैनेजर्स के थ्रू, क्योंकि वो अपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर देंगे, वर्क को डेलीगेट कर देंगे, तो उनके ऊपर से वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा ताकि वो दूसरे काम में और ज़्यादा फोकस कर सकें। सो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।